हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला पे। जैसा कि हम लोग क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बात कर रहे थे और उसमें वेरियस टाइप्स के लेक्चर हम लोग लेके आ चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में बात करेंगे वीबीटी। यानी वीबीटी क्या होता है और क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, उसके बारे में आज हम लोग डील करेंगे। यानी जो चैप्टर है वो हमारा वीबीटी है। आप लोग सभी लोग पहले हेडिंग डाल दीजिए वीबीटी। वीबीटी का मतलब होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये आपका वीबीटी का फुल फॉर्म है। आइए अब इसके बारे में एक एक पॉइंट को समझिए और वीबीटी क्या होता है और क्लियर कीजिए अपना कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले अगर अकॉर्डिंग टू क्लास 11th का हम लोग बात करते हैं तो आपने वहां पे पढ़ा होगा कि वीबीटी का कॉन्सेप्ट क्यों आया था। यानी जब हम लोग किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे लेविस डॉट स्ट्रक्चर के हेल्प से, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो था ना वो उतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा था टू द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए कोई ना कोई स्ट्रक्चर सेटिस्फाइड नहीं करता है तो कुछ ना कुछ कमी आती है। तो इस कमी को प्रूव करने के लिए एक थ्योरी आया था जिस थ्योरी को बोलते हैं वीबीटी। यानी वीबीटी एक्सप्लेन फ्यूचर में जाके ये किया कि जितने भी मॉलिक्यूल बनते हैं वो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल के कारण बनते हैं। इसके बारे में वो एक्सप्लेन किए थे, बहुत सारा अपना वेरियस पोस्टुलेट दिए थे। ये क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ अलग कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा वो सेंट्रल मेटालिक एटम और लिगेंड के बीच में मिलेगा। यानी आज के क्लासेस में हम लोग जो वीबीटी पढ़ने वाले हैं वो भी वीबीटी कुछ इस प्रकार का है, लेकिन इसमें ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट आपका आएगा सेंट्रल मेटालिक एटम और लिगेंड के बीच में। मेन कॉन्सेप्ट आपको क्या समझ में आया कि अगर कोई आपसे वीबीटी पूछेगा वीबीटी क्यों आया तो आप कह सकते हैं कि जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर फेल कर चुका था तो नया ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट जो था वो वीबीटी के थ्रू आया था। आइए हम लोग क्लास 12 के हिसाब से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हिसाब से आज वीबीटी का कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 11th में वीबीटी का कॉन्सेप्ट दिए थे हिटलर और लंदन नाम के साइंटिस्ट, जो कि आज क्लास 12 का जो हम लोग बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसमें जो कॉन्सेप्ट दिए थे। यानी कह सकते हैं दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय पॉलिंग। एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वीबीटी क्या है, इसका पोस्टुलेट क्या है, इसका डिमेरिट क्या है, तो डायरेक्ट पूछता है तो डायरेक्ट के लिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो वीबीटी का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, पॉलिंग के द्वारा। अब इसका मेन बात करेंगे पोस्टुलेट्स। क्या बात करेंगे भाई, इसका पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी। आइए अब यहाँ पे पोस्टुलेट नंबर 1 पहला क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या द coordination compounds always form bond between central metallic atom and ligands। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, इसको अच्छे से देख लो। यानी वीबीटी के थ्रू ये बताया गया था, वीबीटी के थ्रू ये बताया गया था कि जितने भी कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और वो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वो किसके बीच में करते हैं, तो सेंट्रल मेटालिक एटम और लिगेंड के बीच में। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे एक हम लोग यहाँ पे अगर एग्जांपल देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, COCl4 अगर देख रहे हैं तो सेंट्रल मेटालिक एटम जो है वो हमारा क्या है, कोबाल्ट सेंट्रल मेटालिक एटम है, और ये जो क्लोरीन है वो क्या आपका लिगेंड है। तो यानी आपको क्या बताया कि सेंट्रल मेटालिक एटम और लिगेंड के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये वीबीटी का पहला पोस्टुलेट, आप लोग इसको याद करो। ठीक है, वीबीटी का पहला पोस्टुलेट क्या है, अकॉर्डिंग टू वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी जितना भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। अगर किसी बच्चे को ये दिक्कत हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलेंगे, तो बिग ब्रैकेट के अंदर जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है दैट मींस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है ना, तो जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं, बंधन बनाते हैं, किनके बीच में, तो सेंट्रल मेटालिक एटम और लिगेंड के बीच में। तो इसमें आप बेसिकली कह सकते हो ना कि अगर ये कोबाल्ट है तो ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये भी क्लोरीन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है ना। तो यही आपका पोस्टुलेट नंबर 1 में बताया गया है, यही आपको पोस्टुलेट नंबर 1 में बताया गया है। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं हम लोग पोस्टुलेट नंबर 2 की। ठीक है, हमारा जो पोस्टुलेट नंबर 2 है वो क्या है, तो हम लोग बात करेंगे पोस्टुलेट नंबर 2। पोस्टुलेट नंबर 2 क्या बोल रहा है, इट डिटरमाइन द मैग्नेटिक बिहेवियर, it determine the magnetic behavior of the
कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑफ द कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी VBT का सेकंड पोस्टुलेट ये बोलता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये मैग्नेटिक बिहेवियर बताता है। यानी ये जो है अपने सेंट्रल, सबसे पहले क्या करेगा, ये कैसे मैग्नेटिक बिहेवियर को निकालेगा ये भी आपको हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखो, सेंट्रल मेटालिक एटम का चार्ज निकाल दो। चार्ज निकालने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में मिलता है तो डाईमैग्नेटिक, अनपेयर्ड में मिलता है तो पैरामैग्नेटिक होगा। यही इसका मैग्नेटिक बिहेवियर है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, जस्ट फॉर वी टेक एग्जांपल, यहां पे बात करें Ni, ठीक है, Cl4, ठीक है, पावर कुछ नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर सेंट्रल मेटालिक एटम Ni है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लेंगे, फिर इसका तो निकालना है। Cl का -1 × 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x - 4 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू आगे आपका प्लस का 4। तो प्लस का 4 का मतलब क्या, प्लस का 4 का मतलब क्या समझ रहे हो, अनपेयर्ड की पेयर्ड, तो +4 का मतलब ये पेयर्ड हो गया। अगर जो पेयर्ड आता है तो याद रखना है कि जो पेयर्ड आता है उसको हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। और जो अनपेयर्ड आता है, अगर जो हमारा अनपेयर्ड आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे भाई मेरे, पैरामैग्नेटिक। जैसे पैरामैग्नेटिक का मतलब आप लोग कह सकते थे यहाँ पे ऑड आ जाना, ठीक है ना, जैसे 3 5 7 9 11 13 15 17 एक्सेट्रा, ठीक है। और पेयर्ड का मतलब तो आपको पता है 2 4 6 8। तो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा सेंट्रल मेटालिक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद तो वो आपका हो जाएगा डायमैग्नेटिक, और जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। तो पोस्टुलेट नंबर 2 VBT में यही प्रूफ किया गया है कि इट डिटरमाइंस द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी VBT के हेल्प से सेंट्रल मेटालिक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू जो है वो इवन आता है, इसका मतलब कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसका नेचर डायमैग्नेटिक होगा। और जब अनपेयर्ड रहता है यानी ऑड आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, पैरामैग्नेटिक बोलते थे, ठीक है ना। यानी हम लोग का खत्म हुआ पोस्टुलेट नंबर 2। पोस्टुलेट नंबर 3 क्या बोल रहा है, पोस्टुलेट नंबर 3 बोल रहा है इट डज नॉट डिटरमाइन द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये क्या था हमारा, पोस्टुलेट नंबर 3 था ना, तो यहां पे आप लिख लेना पोस्टुलेट नंबर 3। पोस्टुलेट नंबर 3 क्या बोल रहा है, इट डज नॉट डिटरमाइन द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके लिए आपको एक अलग टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ये पॉइंट आप याद रखना कि आपका ये जो VBT है ना, वो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर के बारे में फॉर्मेशन नहीं करता है, कलर के बारे में किसी भी प्रकार का गुप्त जानकारी ये नहीं देता है, ठीक है। VBT जो है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर के बारे में नहीं बताता है, ये आपको याद रखना होगा। अब हम लोग अगला बात करते हैं पोस्टुलेट नंबर 4। अगला जो हमारा है वो क्या है, पोस्टुलेट नंबर 4। पोस्टुलेट नंबर 4 क्या बोल रहा है कि अगर आपका कोई भी मेटल आयन हो या कोई भी लिगेंड हो, उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, या तो वो N-S में होगा, या तो N-P में होगा, या तो N-D में होगा, या फिर NS ऑर्बिटल में होगा, ठीक है। और वो भी इसलिए होगा क्योंकि वही तो एक दूसरे के साथ हाइब्रिडाइजेशन या ओवरलैपिंग में भाग लेता है ना। यानी पोस्टुलेट नंबर 4 यहाँ पे क्या बोले, थोड़ा सा देखो, द मेटल आयन और लिगेंड use the N-S, N-P, N-D और NS या NP orbitals for the overlapping of the orbitals of electron, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आना चाहिए कि जितना भी मेटल का आयन होता है या जो भी लिगेंड होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो NS, NP, ND या फिर NP ऑर्बिटल्स में होता है, जो कि किसी भी ओवरलैपिंग में, बेसिकली बस आप यहाँ पे याद रखना कि किसी भी ओवरलैपिंग में भाग लेता है, इसमें भाग लेता है ओवरलैपिंग में। बस आपको यहीं तक कॉन्सेप्ट इसको याद रखना, ठीक है ना। यानी पोस्टुलेट नंबर 4 में आपको ये जिक्र किया गया है कि जितने भी मेटालिक आयन होते हैं या लिगेंड होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो N-S, N-P, N-D या फिर NP ऑर्बिटल्स में होता है। क्यों होता है, ड्यू टू द ओवरलैपिंग, ठीक है, ओवरलैपिंग के लिए या ओवरलैपिंग करने के लिए या ओवरलैपिंग के कारण। आइए पोस्टुलेट नंबर हम लोग 5 पे आते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं,
अगला क्या है हम लोग का पोस्टुलेट नंबर 5। देखिए पोस्टुलेट नंबर 5 क्या बोलता है, अगर सेंट्रल मेटालिक एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट इवन नंबर का आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डाईमैग्नेटिक, और जब उसके पास इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑड नंबर का आता है, उसका पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। यानी कह सकते हैं कि द सेंट्रल मेटालिक एटम कंसिस्ट on paired electron or unpaired electron, so it is paramagnetic in nature. So it is paramagnetic in nature. But central metallic atom, so paired electron, so it is डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक इन नेचर। यानी क्या बताएं कि जब हमारा सेंट्रल मेटालिक एटम के पास आउटर ऑर्बिट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना होगा, वैलेंस सेल में, जब हमारे सेंट्रल मेटालिक एटम के वैलेंस सेल में, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो आपका हो जाएगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और जब आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जब क्या आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आपका क्या हो जाएगा डाईमैग्नेटिक इन नेचर। यानी अभी हम लोग क्या किए, पोस्टुलेट नंबर 5, यहां तक आप लोग जल्दी से हम लोग अगला बात करते हैं पोस्टुलेट नंबर 6। चलिए ध्यान से देखिए पोस्टुलेट नंबर 6 क्या बोलता है, VBT एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड between central metallic atom and ligand। ये तो पता ही है, लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ देना, बाय ओवरलैपिंग। ये एक नया आपका पोस्टुलेट बन जाएगा। यानी कहने का मतलब यही ओवरलैपिंग, अभी आपको पता है ना कि VBT का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका लेवी-जोट स्ट्रक्चर फेल कर गया था, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट आया था तब VBT आए थे। तो वही कंडीशन है कि जितना भी बॉन्ड बनता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर लो, उसके लिए, इसमें कॉम्प्लेक्स के लिए जितना भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है सेंट्रल मेटालिक एटम और लिगेंड के बीच में, वो भी कब होता है, जब ओवरलैपिंग होता है तब। यानी VBT एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटालिक एटम एंड लिगेंड्स बाय द हेल्प ऑफ ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग आपको पता ही है कि ओवरलैपिंग sp, जैसे अगर हम बात करते एक मॉलिक्यूल हो गया H2, अगर हम बात करते एक मॉलिक्यूल हो गया H2, इसको थोड़ा अच्छे समझो, तो H के आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन 1s1, अगले H के आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन 1s1, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, S में, इसका लास्ट इलेक्ट्रन किसमें गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे SS ओवरलैपिंग। यानी जितना भी बॉन्ड, यानी यहाँ पे H और H के बीच में सिंपली सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना, तो जितना भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वहां पे ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है। जैसे S स्फेरिकल शेप, ठीक है, P जो होता है डम्बेल शेप, D जो होता है डबल डम्बेल, F जो होता है कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे स्फेरिकल और स्फेरिकल ये दोनों का ओवरलैपिंग हुआ है। ठीक है, ये सब आपको हाइब्रिडाइजेशन और वी-शेपियर थ्योरी में मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जितना भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, वो सारा का सारा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कब होगा, जब एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, यानी जब एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा तब। अगर हम एग्जांपल के तौर पे अगर HCl लेते हैं ना, HCl, तो H का एटॉमिक नंबर 1 तो कॉन्फ़िगरेशन 1s1, अगर Cl का एटॉमिक नंबर 17 बोलते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ठीक है, तो 2 2 4 6 10 2 12 5 17, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, P में, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, S में, तो इसमें हो जाएगा sp का ओवरलैपिंग। यानी H और Cl के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, वो किसके कारण, ओवरलैपिंग के कारण। यानी आपको क्लियर पता चल गया कि जितना भी सेंट्रल मेटालिक एटम और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो किसके कारण बनता है भाई मेरे, ओवरलैपिंग। ठीक है, एक के ऊपर एक का क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, पोस्टुलेट नंबर 6 हमारा यहाँ पे क्लियर होता हुआ दिखाई दिया। आइए पोस्टुलेट नंबर 7 क्यों, अब हम लोग बात करते हैं लास्ट, इसमें है पोस्टुलेट नंबर 7। ये पोस्टुलेट नंबर 7 क्या बोल रहा है, पोस्टुलेट नंबर 7 बोल रहा है ओवरलैपिंग कैन
takes place by completely filled by ligand and completely vacant by CMA। कहने का मतलब ओवरलैपिंग कब टेक्स प्लेस करेगा? जब लिगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन हो वो कंप्लीटली फिल्ड हो और सेंट्रल मेटालिक एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन हो कंप्लीटली वैकेंट हो। यानी यहाँ पे जो भी बॉन्ड बनता है, यहाँ पे जो भी बॉन्ड बनता है, ठीक है, यहाँ पे जो भी बॉन्ड बनता है लिगेंड और किसके बीच में? सेंट्रल मेटालिक एटम के बीच में, ठीक है ना। तो लिगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो कंप्लीटली फिल्ड, यानी पूरा का पूरा भरा होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड। और जबकि सेंट्रल मेटालिक एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो आपका कंप्लीटली वैकेंट, यानी ये पूरा भरा, ये पूरा भिखारी, ठीक है, ये कंप्लीटली आपका क्या होना चाहिए? वैकेंट होना चाहिए। अब इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगा उसके द्वारा बॉन्ड बनेगा अकॉर्डिंग टू VBT के थ्रू। तो ये आपका लास्ट पोस्टुलेट था। पोस्टुलेट नंबर 7 क्या बताया कि ओवरलैपिंग कभी भी टेक्स प्लेस करेगा तो लिगेंड जो होगा वो कंप्लीटली फिल्ड होगा और हमारा सेंट्रल मेटालिक एटम जो होगा वो कंप्लीटली वैकेंट होगा। ये हमारा पोस्टुलेट था। एक बार जल्दी से रुख कर लेते हैं पूरे पोस्टुलेट की ओर, ठीक है। पोस्टुलेट क्या है? पहला आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कभी भी बॉन्ड सेंट्रल मेटालिक एटम और लिगेंड के बीच में बनाता है। दूसरा बताया है कि ये मैग्नेटिक बिहेवियर बताता है किसका? कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तीसरा, ये किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर के बारे में जिक्र नहीं करता है, ठीक है। चौथा क्या बताया है कि सेंट्रल मेटालिक एटम के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका नेचर पैरामैग्नेटिक और अनपेयर्ड नहीं है तो नेचर क्या हो जाएगा? डाईमैग्नेटिक। उसके बाद बताया कि VB एक छूट गया क्या? चलिए हो गया था, एक यहां पे छूट गया था आपका ये वाला, कि जो भी सेंट्रल मेटालिक एटम या आयन होता है और लिगेंड होता है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो N-S, N-P, N-D, NP ऑर्बिटल में होता है ओवरलैपिंग के लिए, ठीक है। और आपका छठा पोस्टुलेट था कि VBT बताते हैं कि जो भी सेंट्रल मेटालिक एटम और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो ओवरलैपिंग के कारण। और ओवरलैपिंग कब टेक्स प्लेस करेगा? जब लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड हो और सेंट्रल मेटालिक एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन हो कंप्लीटली वैकेंट हो, ठीक है। आइए अब इसमें जब इनकी खूबियों के बारे में जाने तो इनके कमियों के भी बारे में जानना हमारा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं फेल्यूर या डिमेरिट या ड्रॉबैक, ठीक है, ड्रॉबैक ऑफ VBT। हालांकि ये साइंटिस्ट बहुत बड़े हैं तो फेल्यूर कहना शोभा नहीं देता है, ठीक है। ड्रॉबैक हम लोग लेके चलते हैं। ड्रॉबैक ऑफ VBT मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है? पहला ड्रॉबैक, ये जो भी बात बताए थे ना, इट इज completely based upon assumption। यानी ये जितना भी बात बताए थे अपने पोस्टुलेट में ये सारा का सारा एजम्पशन था, ठीक है ना। इसके बारे में कंप्लीट वो नहीं बता पाते, वो बस एज्यूम कहते कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। जो आप लोग सपना देखते हो कि ये करेंगे ये होगा, ऐसा कुछ नहीं। ये सारा एजम्पशन के बेसिस पे बात की थी, ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं दिए थे। दूसरा, इट डज नॉट explain the color of complex coordination compound। यानी ये कभी भी आपका कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर के बारे में एक्सप्लेन नहीं किए थे, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इट डज नॉट explain the quantity of magnetic data। यानी ये तो पता है कि मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, डाई होगा कि पारा होगा, लेकिन कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अचीव करेंगे, कितने ज्यादा चार्ज को या कितने ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अपने अंदर वो एग्जिस्ट करवाएंगे, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं की थी। यानी मैग्नेटिक डाटा का क्वांटिटी नहीं बताए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चौथा और अंतिम है कि इनके द्वारा VBT में ये नहीं पता नहीं किया गया था या पता नहीं कर पाया गया था कि वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या है। यानी वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में ये नहीं बताए थे। तो इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक लिगेंड एंड a strong
लिगेंड। यानी इनके द्वारा ये नहीं बताया गया था कि वीक लिगेंड कौन होता है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होता है या क्या होता है। तो आज हमारा कंप्लीट एक खूबसूरत सा टॉपिक खत्म हुआ जिसका नाम था VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मिलता है कल के लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।